साथियों नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं अध्याय 3 के प्रश्नों की, जो कि प्रश्न बैंक में दिए गए हैं। सबसे पहले हम इसकी देख लें तो इसमें क्या आना है। इसमें देखिए, 2 तो ऑब्जेक्टिव आएंगी और एक 3 नंबर का प्रश्न आएगा, एक 4 नंबर का प्रश्न आएगा। तो इसमें जो प्रश्न बैंक में प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर हम क्रम से देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें दिया है, इन तत्वों में किसका आयनन विभव सबसे अधिक होगा। आयनन विभव है, यहाँ पे जो आयतन छपा हुआ है वो आयनन विभव है। तो जो आयनन विभव है, आपको पता है आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आने पे कम होता है और बाएं से दाएं जाने पे बढ़ता है। तो यहाँ पे सभी तत्व आपके द्वितीय आवर्त के हैं, तो सबसे दाहिनी ओर फ्लोरीन है। तो इसका आयनन प्रभाव सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि इसकी प्रवृत्ति इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की होती है, जबकि आयनन प्रभाव में क्या करना होता है, हमें एक इलेक्ट्रॉन निकालना होता है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा आयनन प्रभाव होगा फ्लोरीन का। दूसरा प्रश्न है, इन तत्वों में से कौन सी तत्व सबसे अधिक विद्युत ऋणी तत्व होते हैं। तो विद्युत ऋणता की बात करें तो सबसे अधिक विद्युत ऋणी हैलोजेंस होते हैं, और हैलोजन में भी सबसे अधिक विद्युत ऋणी फ्लोरीन होती है। तो ये फ्लोरीन सबसे अधिक विद्युत ऋणी होगी। तीसरा प्रश्न देखें, आवर्त सारणी में किसी आवर्त में परमाणु द्रव्यमान बढ़ने के साथ साथ, यहाँ पे आवर्त में परमाणु द्रव्यमान बढ़ने के साथ साथ ऋण विद्युतीय गुण में वृद्धि होती है, क्योंकि ऊपर से नीचे आने पे हमेशा धन विद्युतीय गुण में वृद्धि होती है। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि परमाणु द्रव्यमान बढ़ने के साथ साथ, तो इसमें ऋण विद्युतीय गुण बढ़ेंगे। जैसे सोडियम पहली में है तो ये धन विद्युतीय है, जैसे आगे जाएंगे उसमें फ्लोरीन है, उसमें सबसे अधिक विद्युत ऋणी होती है। चौथे में देखें आप, निम्नलिखित में से किसकी आयनिक त्रिज्या सबसे ज़्यादा होगी। जो आयनिक त्रिज्या होती है वो आपको पता है, धन आयनिक त्रिज्या कम होती है, ऋण आयनिक त्रिज्या सबसे ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर जो ऋणायन है ऑक्सीजन, इसकी त्रिज्या सबसे ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर इसकी त्रिज्या लगभग 133 पिकोमीटर है और ये लगभग 140 या 142 के आसपास है। तो ये सबसे ज़्यादा है ऑक्सीजन की। निम्नलिखित 5वें में देखिए, निम्नलिखित इलेक्ट्रॉनिक संरचनाओं में किसी निष्क्रिय गैस में के अंतिम कक्ष की इलेक्ट्रॉनिक संरचना क्या होगी। पता है आपको, उत्कृष्ट गैसों में अष्टक पूर्ण होता है, और जो पी ब्लॉक के तत्व होते हैं इनमें होता है NH2 NP6, इसकी संरचना होती है। 6वें में देखिए, किसका आकार सबसे छोटा। ठीक, तो चूंकि एल्युमिनियम है, आपको पता है 13वें समूह का तत्व है, इसमें बाह्य कक्ष में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जब 3 के 3 निकल जाते हैं एक पूरी कक्षा खत्म हो जाएगी। तो सबसे कम जो साइज होगी वो Al3+ की होगी। 7वें में है, निम्न में से कौन सा प्रबल अपचायक है। तो अपचायक गुण किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पे बढ़ता है, इसलिए यहाँ पे चूंकि सबसे नीचे जो हेलोजन परमाणु है पूरे, तो सबसे नीचे आयोडीन होगा इनमें। तो आयोडीन में सबसे ज़्यादा अपचायक गुण पाए जाएंगे। निम्न में से किसका आयनन विभव सर्वोच्च है। आयनन विभव सर्वोच्च है मतलब कितनी कठिनाई से वो आयन इलेक्ट्रॉन देता है। इसमें ये सभी द्वितीय समूह के तत्व हैं, तो सबसे ऊपर मैग्नीशियम होता है, ये सबसे कठिनाई से इलेक्ट्रॉन देता है, और ऊपर से नीचे आने पर आयनन विभव का मान घटता है। 9वां प्रश्न है, इसमें एक तत्व जिसका परमाणु क्रमांक 20 है, आवर्त सारणी में से किस समूह में रखा जाएगा। यदि हम इसका विन्यास बनाएं तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2, 2 2 4 6 10 और 2 12 और 3p6 12 6 18 और 4s2 20। तो विन्यास देखो जी, क्या था 4s2, पता है एस ब्लॉक का विन्यास है, एस ब्लॉक का सेकंड समूह का है और चौथे आवर्त का है। तो ये चौथे आवर्त के द्वितीय समूह का तत्व होगा, यानी ये होगा दो, यानी किसका है, कैल्शियम का है ये। 10वां प्रश्न देखें, तत्वों का आयनन विभव आवर्त सारणी के वर्ग में क्या होता है। परमाणु आकार के साथ बढ़ता है या घटता है, ये देखना है। आयनन विभव
देखिए ऊपर से नीचे आने पे आनंद भाव कम होता है। कम क्यों होता है? क्योंकि नाभिक और बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी बढ़ जाती है। इससे बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन को निष्कर्षित करना अधिक आसान होता है। इसलिए ऊपर से नीचे आने पर परमाणु के का जो आकार है वो बढ़ता है, उसी के साथ साथ ये आयनन भाव घटता है। तो ये बी उत्तर सही होगा। कौन सा उत्तर सही है इसमें? बी उत्तर सही है। परमाणु आमाप बढ़ने के साथ साथ आयनन विभव घटता है। इस तरह से ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो गए। अब 3 और 4 नंबर के जो प्रश्न हैं उनको देखें एक एक करके। आवर्त तालिका का उपयोग करते हुए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे देखिए ये प्रश्न जो दिए गए हैं वो है उस वर्ग का एक तत्व का नाम लिखिए जिसकी प्रकृति 2 इलेक्ट्रॉन त्यागने की होती है। आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन कौन त्यागता है? समूह 16 के तत्व 2 इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं। वो कौन कौन से हैं? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। इन तत्वों में 2 इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है। इनमें से कोई एक नाम लिख दीजिएगा। उस वर्ग के एक तत्व का नाम लिखिए जिसकी प्रवृत्ति 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की होती है। अच्छा हाँ, अच्छा ये उल्टा लिख दिया। ये यहाँ पे आपको देखना है, ये दूसरे का उत्तर है। ये दूसरा प्रश्न है ना, इन तत्वों में 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। वो समूह 16 के तत्व होते हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। और पहली में क्या है? पहले वर्ग के जो तत्व हैं इसमें उस वर्ग के तत्व लिखना जिसकी प्रवृत्ति 2 इलेक्ट्रॉन त्यागने की। 2 इलेक्ट्रॉन कौन त्यागेगा? दूसरे समूह के तत्व हैं, जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। ये द्वितीय समूह के तत्व हैं, वो 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे। यानी ये क्षारीय मृदा धातु में से होगा। और ये कौन सा होगा? 16 का होगा। तो हाँ, यहाँ पर थोड़ा एक बार फिर से सुन लीजिए। ये पहला है, इसमें पूछा गया है उस वर्ग के तत्व के नाम लिखिए जो 2 इलेक्ट्रॉन त्यागने की वृत्ति रखते हों। 2 इलेक्ट्रॉन त्यागने की वृत्ति रखते हैं कौन से समूह के? द्वितीय समूह के तत्व रखते हैं ये, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। दूसरे में देखें तो उस वर्ग के तत्वों का नाम लिखें जो जिनकी प्रवृत्ति 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की होती है। तो जो 16वें समूह के तत्व हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम, ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं। इनकी आयन बनते हैं 2 आयन। तीसरा देखें उस वर्ग के एक तत्व का नाम लिखिए जिसकी प्रकृति 1 इलेक्ट्रॉन त्यागने की होती है। 1 इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति किन में होती है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम की होती है। इन सब में एक धनावेश बनता है, यानी लिथियम धनायन बनेगा, सोडियम धनायन बनेगा। तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है। चौथा में क्या लिखना है? चौथा पूछा गया उस वर्ग के एक तत्व का नाम लिखिए जिसकी प्रकृति 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की होती है। तो आपको पता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये जो 17वें समूह के तत्व हैं वो 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं और फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड आयन बनाते हैं। अब देखिए दूसरा जो प्रश्न है, इसमें लिखा है संयुक्ता इलेक्ट्रॉन को प्रभावित करने वाले कारकों के नाम लिखिए। तो यहाँ पे कुछ ठीक समझ नहीं आ रहा, संयुक्ता इलेक्ट्रॉन होता क्या है? संयुक्त इलेक्ट्रॉन को यदि हम ये जाने, चूंकि संयुक्त इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उसको प्रभावित करने वाले कारक क्या हो जाएंगी? किसी भी तत्व के बाह्यतम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को हम संयुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो संयुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अब हम देखें तो एस ब्लॉक के जो पहले समूह में है तो उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा। दूसरे समूह में 2 संयुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। और फिर यहाँ से 13वें समूह में जाएंगे तो 3 संयुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। 14वें में जाएंगे तो 4 संयुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। 15 में जाएंगे तो 5, 16 में जाएंगे तो 6, 17 में जाएंगे तो 7 और 18 में जाएंगे तो एक भी संयोजी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, यानी 8 के 8 होंगे। तो एक तो आपकी आवर्त के आधार पर ये क्रम से बढ़ते जाते हैं संयुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। पहले में 1, दूसरे में 2, तीसरे में, माने वर्ग के आधार पर ये बढ़ते हैं। और संकर्ण धातुओं में भी वो संख्या बढ़ जाती है। फिर संकर्ण धातुओं के लिए आपको अलग अलग देखना पड़ेगा। उसमें आपका NH2 फुल रहता है और
D1 to 10 रहता है, तो इसमें परिवर्ती संयुक्ता दर्शाई जाती है। तो इसमें जो संयुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं बाह्यतम कक्ष में दो दो, एक या दो सभी इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। दूसरा है ऊपर से नीचे आने पर सब में सभी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान रहती है, तो उसमें एक वर्ग में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं बढ़ती है, न बढ़ती है न घटती है, वो सभी तत्वों में एक समान रहती है। संयोजी इलेक्ट्रॉन्स यदि 8 1 से लेकर के 3 तक हैं तो ये मोस्टली 3 इलेक्ट्रॉनों को त्यागता है, और इसके बाद 5 6 7 हैं तो ये 1 2 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, और बाकी बीच के तत्व आपकी साझा बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। इस तरह से संयुक्त इलेक्ट्रॉन को प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं। अब अगला प्रश्न देखिए, तीसरा है तत्वों के निम्नलिखित युग्मों की संयोजन से बने यौगिकों के सूत्र लिखना है। आपको पता है लिथियम और ऑक्सीजन। लिथियम 1 इलेक्ट्रॉन त्यागता है और ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है। लिथियम की संयुक्ता धन 1 है, इसकी संयुक्ता ऋण 2 है। इसको संतुलित करने के लिए हमें क्या करना होता है पता है, इस संख्या को आप इसके नीचे रखिए, इस संख्या को इसके नीचे रखिए, तो चूंकि 1 लिखा नहीं जाता तो इसका सूत्र होगा Li2O, लिथियम ऑक्साइड। और दूसरा देखिए, इसमें आपको दिया गया है सोडियम और क्लोरीन का यौगिक। तो सोडियम आपको पता है 1 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। इसमें 1 है, इसमें 1 है, तो इसका 1 यहाँ रखेंगे, यहाँ 1, चूंकि 1 तो अपन दिखाते नहीं है इसलिए NaCl हो जाएगा इसका सूत्र। तीसरा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो आपको पता है हाइड्रोजन की संयुक्ता 1 होती है, ऑक्सीजन की संयुक्ता 2 होती है। इसका 2 इधर ले आएंगे और 1 इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा H2O, चूंकि 1 को अपन दिखाते नहीं है। और सिलिकॉन और ऑक्सीजन में देखें तो सिलिकॉन आपको पता है 14वें समूह का तत्व है, इसकी संयुक्ता 4 होती है, ऑक्सीजन की 2 होती है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे 2 रखना है, यहाँ पे 4 रखना है। चूंकि 2 और 4 में एक दूसरे का भाग चला जाता है, इसलिए हम इसको सरलता में लिखेंगे तो हो जाएगा SiO2 सिलिका। चौथा प्रश्न है चौथा प्रश्न है ऑर्गन का परमाणु क्रमांक 18 है। निम्न तत्वों को ऑर्गन का परमाणु क्रमांक प्राप्त करने हेतु सम इलेक्ट्रॉन संरचना में क्या परिवर्तन करना होगा। तो आप यहाँ ध्यान रखिए, जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी प्रवृत्ति होती है निकटतम अक्रिय गैस के जैसा विन्यास प्राप्त करने की। तो इनको 18 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो सल्फर में क्या है, क्योंकि सल्फर के पास 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको 18 चाहिए तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेंगे। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो इस पर आवेश हो जाता है S-2। तो इसका जो आयन होगा वो क्या होगा, S, फिर 2 ऋण आवेश लगा देंगे। क्लोरीन में 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको 18 चाहिए तो 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना पड़ेगा, तो इस पर हम 1 ऋण आवेश लगाएंगे, क्लोराइड आयन बनेगा जी। पोटेशियम में 19 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 18 चाहिए तो 1 इलेक्ट्रॉन इसको त्यागना पड़ेगा, इसलिए इस पर 1 धन आवेश आएगा तो 1 धन आयन बनेगा। कैल्शियम में 20 इलेक्ट्रॉन हैं, इसको 18 चाहिए तो 2 इलेक्ट्रॉन त्यागना पड़ेंगी, तो इसमें Ca++ आयन बनेगा, या उसको +2 आयन लिखते हैं। पांचवा है आधुनिक आवर्त तालिका में तत्वों की व्यवस्था का मूल भौतिक आधार क्या है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में जो आवर्त नियम है वो है कि आधुनिक तत्वों के भौतिक रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। लेकिन इसका जो भौतिक आधार है वो मोस्ले ने दिया है। मोस्ले ने क्या किया कि विभिन्न तत्वों के ऊपर एक्सरे डाल करके उसका जो स्पेक्ट्रम है उसका अध्ययन किया, और उन्होंने ये पाया कि एक्सरे की आवृत्ति और तत्व के परमाणु क्रमांक के बीच में जो संबंध होता है वो समानुपाती का संबंध होता है। उन्होंने
आवृत्ति और परमाणु क्रमांक के बीच में ग्राफ खींचा तो उन्हें एक सरल रेखा प्राप्त हुई। यानी आवृत्ति का वर्गमूल, एक्स-रे की आवृत्ति का वर्गमूल और परमाणु क्रमांक के बीच में जो ग्राफ खींचा तो क्या प्राप्त हुई? सरल रेखा प्राप्त हुई। इसका अर्थ हो गया कि ये एक दूसरे के समानुपाती हैं। और ये जो एक्सरे के द्वारा जो स्पेक्ट्रम देखा गया वो एक नियमित और अभिलाक्षणिक देखा गया, सभी तत्वों के लिए वो अलग अलग पाया गया। और इसी आधार पे, इस संबंध के आधार पे उन्होंने तत्वों को उनके परमाणु क्रमांकों के आधार पर व्यवस्थित किया और आधुनिक नियम के लिए ये भौतिक आधार का काम करता है। अब वर्ग 17 के तीसरे आवर्त में आने वाले तत्व का परमाणु क्रमांक, नाम, इलेक्ट्रॉन विन्यास, संयुक्ता लिखिए। तो वर्ग 17 मतलब ये है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये वाला वर्ग है। और इसमें द्वितीय आवर्त होगा, तृतीय आवर्त वाला तत्व होगा क्लोरीन। कैसे पता होगा? हाँ, आप विन्यास लिखिए, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p5 होगा विन्यास 17वें समूह का। तो ये कितना हो गया? 2, 2, 4, 10, 2, 12, 5, 17 इसका इलेक्ट्रॉनिक जो इसका परमाणु क्रमांक हो गया। इसका नाम हो गया क्लोरीन और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ये हो गया 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5 और इसकी संयुक्ता हो जाएगी 1, क्योंकि इसमें 8 इलेक्ट्रॉन में से 1 इलेक्ट्रॉन कम है। अंतिम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। तो अष्टक प्राप्त करने के लिए, निकटतम अक्रिय गैस आर्गन के जैसे विन्यास को प्राप्त करने के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन की और आवश्यकता है, इसलिए इसकी जो संयुक्ता होती है कितनी होगी? 1 होगी। अब हम देखें, अगला प्रश्न है आपका, आवर्त सारणी के एस और पी ब्लॉक के तत्वों का अंतर इस आधार पर कीजिए ये धातु एवं अधातु हैं। वैसे तो यदि हम एस और पी ब्लॉक की बात करें तो एस ब्लॉक के तत्व सभी धातुएं हैं, जबकि पी ब्लॉक के तत्वों में धातु, अधातु और धातु तीनों प्रकार की पाए जाते हैं। एस ब्लॉक के तत्वों में इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है, जबकि पी ब्लॉक के अधिकांश तत्वों में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। एस ब्लॉक के तत्व प्रबल अपचायक होते हैं, जबकि पी ब्लॉक के तत्व आक्सीकारक होते हैं और इनकी प्रबलता क्रम से आवर्त में क्रम से बढ़ती जाती है। एस ब्लॉक के तत्व प्रबल धात्विक तत्व हैं, जबकि पी ब्लॉक के तत्वों में धात्विक गुण आवर्त सारणी में दाएं से दाएं ओर की ओर जाने पे घटता है और अधात्विक गुण बढ़ता है। इस तरह से ये कुछ अंतर हैं इनके बीच में। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक के तत्वों के सामान्य इलेक्ट्रॉन के विन्यास आप लोगों ने पढ़ ही लिए होंगे। एस ब्लॉक के विन्यास होते हैं NS122, पी ब्लॉक के तत्व के विन्यास होगा NS2, NP126, डी ब्लॉक के तत्वों का विन्यास होगा N-1, D1 to 10, NS2 और एफ ब्लॉक के तत्व का विन्यास होगा N-2, F1 to 14, D0 to 1 और NS2, N-1, D0 to 1 और NS2। इस तरह से इन सब के विन्यास होंगे, इनको अच्छे से देख लीजिएगा। और अंत में हम ये नाम और बताने जा रहे हैं। इसमें देखिए 101 परमाणु क्रमांक वाला तत्व का नाम होगा। 1 के लिए क्या लिखा है? अन, और 0 के लिए नील और 2 के लिए बी। तो ये हो गया अन, नील, अनियम। 101 अन, नील, अनियम, UNU हो जाएगा। 202 वाले के लिए हो जाएगा अन,
नील वियम यानी UNB। 110 के लिए क्या होगा? नीलियम यानी UUN। 111 के लिए क्या हो जाएगा? अनियम यानी UUU। इस तरह ये नाम होंगे, बाकी शेष अपन अगले उसमें देखेंगे।